हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडिया इन आर के स्टडी ग्रुप। आर के स्टडी ग्रुप में हम देखेंगे आज प्रैक्टिस सेट सी टेट का देखेंगे जो हुआ था कब 2022 में 1 और 03 के बीच, मतलब 3 जनवरी 2022 में। ठीक है, हम इसका मेन पेपर देखेंगे। मेन पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं। उसको हम अपने आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बिना समय कमाए हुए। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला टॉपिक आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आता है, क्या आता है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है। तो इसमें देखो क्या क्या क्वेश्चन आती हैं, ये पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको देखिए। और ये आता होगा पहला क्वेश्चन। देखिए, ये इंग्लिश में दिया गया है और इसके बाद ये हिंदी में दिया गया है। ठीक है, तो हिंदी में क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखिए। ये देखो हम छोटा कर दे रहे हैं थोड़ा। पहला क्वेश्चन है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक एक दिशात्मक होता है और सिर्फ माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित। जब सिर्फ की बात है, केवल की बात है, पूरा पूरा गलत क्वेश्चन हो जाता है। और अ, जो बाल विकास की प्रक्रिया एक दिशा नहीं होती, ये गलत हो गया। बहुआयामी बच्चे क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं, ये कुछ ठीक है। देखिए, पहला को कह रहा है सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक। देखिए, सभी एक निश्चित आयु एक समान नहीं होती है, तो इसलिए राइट आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलिए, समझ में आया तो आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास सिद्धांत बताता है, विकास क्या बताता है? कामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। कहाँ से होकर? आरंभ होकर, मध्य भाग से आरंभ होकर सिरों की ओर बढ़ता है। देखिए, इसका बताइए। मध्य भाग से आरंभ होकर शरीर की ओर बढ़ता है, ये घुमावदार होता है, विशिष्टता होती है, अधोगामी होती है, शीर्षगामी। अधोगामी, देखिए इंग्लिश में अधोगामी और प्रॉक्सिमेटलिस्ट या सेफला कॉडल, और ये इसका ऑप्शन है स्पाइरल स्पेसिफिसिटी। तो बताइए, ये था इसका इंग्लिश में ऑप्शन। तो जो मध्य से होकर शरीर की ओर जाती है, तो वह विकास कौन सा कहलाता है? वह कहलाता है प्रॉक्सी मोडिस्टल। क्या कहलाता है? प्रॉक्सी मोडिस्टल, ये इसे कहते हैं अधोगामी का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? तो बताइए, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? किस में भाग लेते हैं? जिसमें कल्पना से भाग करते हैं, तो वह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें क्या करते हैं बच्चे? कल्पनाशीलता मतलब और चिंतन करते हैं, किसे? मानसिक से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी बच्चों के सामाजिककरण की द्वितीय संस्थाएं हैं? द्वितीय संस्थाएं बतानी है। परिवार आप लोग जानते हैं, ये प्रथम संस्थाएं होती है। मीडिया देखिए द्वितीय होती है। धार्मिक संस्थाएं द्वितीय होती है। विद्यालय भी द्वितीय होती हैं। तो क्या हो गया? ये हो गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन नहीं है। देखिए, फर्स्ट, दूसरा है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, और तीसरा भी है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। बताइए इसमें से हम कर दे रहे हैं तीसरे को दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया, फिर तीसरा है, फिर इसके बाद चौथा है। इसका ऑप्शन ये लिखना चाहिए था। देखिए, ये और ये दोनों सेम कर दिए हैं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती हैं, वह देखती है कि पेंसिल का और पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल खा गा से बड़ी है। जब रुचि का यह निष्कर्ष निकालती है का गा से बड़ी है, तो जमीन वह जीन पियाजे की किन संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? क्रमबद्धता को, संरक्षण को, सकर्मक अनुमान को या परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क को? तो बताइए, जीन पियाजे की किस अवस्था में वह दर्शाती है जो 3 पेंसिल को क्रम में रखकर निष्कर्ष निकालती है? तो वह किसको निकालती है? वह किस विशेषता को दर्शाती है? वह दर्शाती है किसको? संरक्षण को। किसको? संरक्षण को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नहीं, ये थर्ड हो जाएगा, सकर्मक अनुमान को। किसको? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? बताइए, परिवर्तन, प्रतिवर्तन या परिकल्पनात्मक आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन या मूर्त चिंतन या प्रतिज्ञाप्ति चिंतन? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक को निम्न में क्या कर पाने के योग्य होता है?
बताइए। तो मूल संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है? परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क की चिंतन करता है, यह नहीं करता, ये चौथी अवस्था में आती है। अमूर्त चिंतन, ये भी चौथी अवस्था। प्रतिवर्तन, ये कर लेता है, इसलिए प्रतिज्ञाप्ति चिंतन ये भी कर लेता। चलिए इन दोनों ऑप्शन में से बताइए कौन कौन सा होगा, ये तो दोनों होगा नहीं। चलिए बताइए इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्तन मतलब अगर एक दो गिलास लेते हैं, एक छोटा है थोड़ा मोटा है लेकिन एक पतला है और लंबा है, ठीक है, इसमें डालेंगे पानी और इसमें डालेंगे पानी तो दोनों में सेम होगा, ये उसको पता हो जाएगा प्रतिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? चलिए बताइए, शामिल नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, पूर्व पारंपरिक चरण। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, ये तीनों हैं, लेकिन ये अपारंपरिक चरण इसमें नहीं है। ठीक है, इसे देख लीजिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखिए, कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल और ये प्री कन्वेंशनल, ये अनकन्वेंशनल स्टेज इनके में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में किसके द्वारा प्रयोग से बचना चाहिए? पहला ऑप्शन है सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, विद्यार्थी के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, तीसरा है अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, और चौथा आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग करना। चलिए इसमें बताइए कौन सा आंसर निम्न में से प्रयोग से बचना चाहिए? क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना ये बार बार ठीक नहीं होता, इससे बचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लियो वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में, किसमें? संरचनावादी सिद्धांत में निम्न में से अधिगम को सुसाध्य करने हेतु बताया सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप रटकर याद करना, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। तो सामाजिक संरचनावादी में क्या? सहकर्मियों का सहयोगिता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसे बताइए। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए, गलत है। दूसरा है अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, बिल्कुल गलत। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, ठीक है। विद्यार्थी केवल ड्रिल अभ्यास केवल की बात आए, ये सब गलत होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। किस विचारक ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? जीन पियाजे ने, हावर्ड गार्डनर ने, लेव वाइगोस्की या लॉरेंस कोहलबर्ग ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, एकल बुद्धि को नकार दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण? जेंडर प्रासंगिकता का, जेंडर भेदभाव का, जेंडर रूढ़िवादिता का या जेंडर स्थिरता का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षक एक महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थी को निबंध लेखन के कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी ने अपने ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने के लिए प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? योगात्मक, मानक संदर्भित, रचनात्मक या मानकीकृत? चलिए बताइए इसका राइट आंसर। इसमें कह रहा सभी ड्राफ्ट काम करने के लिए प्रक्रिया को मान्यता देता है, तो क्या हो जाएगा? रचनात्मक होगा। कैसा होगा? रचनात्मक होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए, ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को स्वीकार करना चाहिए, तीसरा बच्चों की भाषा के बारे में जागरूक लानी चाहिए, विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए, चौथा एक लक्षण भाषा जैसे अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की अपेक्षा करनी चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा के विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और भाषा
विद्यार्थियों को पसंद भाषा अनुसार इस्तेमाल करने की अनुमति देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों को केवल पूर्व आधारित निर्धारित वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, केवल वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ता में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित हो। देखिए दूसरा और तीसरा, अधिगमकर्ता में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। इसका राइट आंसर बताइए। और ये तीसरा भी, मतलब दूसरा तीसरा चौथा, इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए और उस उत्तर का जवाब दीजिए। देखिए, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के कुछ बच्चों से प्रश्न उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के विभिन्न बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलित को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। इसमें कह रहा है एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के कुछ बच्चों से उत्तर पूछती है। जब उससे जो मतलब एक शिक्षिका आती है, उससे जो पसंद करती है शिक्षार्थियों से, उनसे ही केवल प्रश्न पूछती है। तो बताइए शिक्षिका द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? विद्यार्थियों को समान अवसर से उपलब्ध से वंचित कराती है। क्या करती है? ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है गुणज वैकल्प से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? पहला है कार्य पूर्ण के करने के लिए सख्त समय बाध्यता निश्चित करना। दूसरा है विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। तीसरा है पाठ्यांश में मौजूद प्रासंगोचित जानकारी को निष्प्रभ ढकने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना। और चौथा है विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गुणज वैकल्प से जूझते हैं। क्या करते हैं? गुणज वैकल्प से जूझते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है? स्पर्शिक गोल, मतलब स्पर्श करके लगाता है होते हैं। छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें नहीं। दृश्य पट पठन सॉफ्टवेयर, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें ये भी है। तो मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कथन ए कहता है, देखिए कथन ए, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को निम्नलिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। तर्क कहता है प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ता की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। सही विकल्प है ए और आर दोनों सही है। आर और ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों सही। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होते हैं? पहला है अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन अमुख उत्पादन की योग्यता। बताइए इसमें सृजनात्मक बालक जो अभिसारी चिंतन करते हैं, ठीक है, अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है उनमें, और नवीन अमुख उत्पादन की योग्यता होती है। तो पहला तीसरा चौथा किस में है? पहला तीसरा चौथा, ऑप्शन नंबर किस में है? 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कथन कारण है कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित किया जा सकता है, पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से नहीं। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या करता नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करें, क्योंकि इसमें मूल्यांकन विविध प्रयोग कर रहे हैं। और क्योंकि कर रहे हैं क्योंकि
जो है असफलता जो है पेंसिल के द्वारा सही पूर्ण या रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उस बाद में विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर निम्न निर्धारित करने को कहती है। इस प्रक्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? निगमनात्मक, आगानात्मक, अनुकरणात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक। तो बताइए, पढ़ाने के लिए पहले अध्यापिका क्या उदाहरण प्रस्तुत करती है, उसके बाद नियम को बताती है। तो कौन सा आगमनात्मक है? ठीक है, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कक्षा नियम में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु या कि अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है स्वयं ही कठोर अटल नियमों का निर्धारण करना। दूसरा है विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत करना। तीसरा है मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना करना। और चौथा है कि मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या करना चाहिए? अगर आप अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे? मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 को राइट कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों को सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। खेल कूद से, घर से, कक्षा कक्ष में। बताइए कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी तकनीक में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? क्या है? प्रभावशाली नहीं बतानी है। तो पहला ऑप्शन है मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या करना चाहिए? चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो है जी, हमें नहीं बताना है। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन या विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी है। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्रियों को प्रदान करना, ये भी करनी चाहिए। हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल करना। हर समस्या में एक ही नहीं होती है, अलग अलग होती है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कौन एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? संरचनावादी का अभिलक्षण बताना है। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। पाठ्यक्रम को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। कक्ष में बच्चों के लिए पिछले अनुभवों का प्रयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर बताइए। संरचनावादी कक्षा का निर्धारण कौन करता है? अभिलक्षण है उसका है। क्वेश्चन नंबर है 26 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नई ज्ञान की संरचना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्न में कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोध है? विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोध है वो बताइए। पहला है त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, सही बात है। अधिगमकर्ता के लिए त्रुटियां करना एक लचरनात्मक कार्य है, ये गलत है। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देता है। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और चौथे में कह रहा है कि अधिगम को डांट के भय के लिए बिना त्रुटियां, मतलब डांट भय नहीं हो, उनको त्रुटियां करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में कौन बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? बताइए बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण बताना है। पहला है अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। जब अमन विविध मतलब बाहरी स्रोत नहीं, ये नहीं होता है बाहरी स्रोत। नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है, ये कुछ ठीक है। सितारा अपने स्व संतोषण के लिए अपने बड़ों का नियमित प्रश्न करती है, ये भी नहीं है। अपनी अभिव्यक्ति अभिरुचि एवं क्षमता को बढ़ाने के लिए कुलमिति क्रियाकलापों और नियमित अभ्यास करती है, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, बाह्यतम प्रेरणा वह होती है जो हम दूसरे को, प्रेरणा मतलब वह हमें उत्प्रेरित करता है। जब इनाम ही नहीं रहेगा तो हमें उत्प्रेरित क्या करेगा? ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? पहला है प्रतियोगिता और संज्ञान और संवेग, अनुवांशिकता, निष्पादन, अनुवांशिकता और वातावरण को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, संज्ञान और संवेग होता है, ठीक है, क्योंकि नकारात्मक रूप से प्रभावित किया या निम्नलिखित किस प्रकार के संबंध को? संज्ञान और संवेग को। क्वेश्चन नंबर 30, अधिगम अधिक सार्थक प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो शिक्षक निर्देशित हो, सहपाठियों द्वारा निर्देशित हो, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित स्वनिर्देशित हो। कब प्रभावित करेगा? जब दूसरे लोग कहेंगे तो, या केंद्रीय पुस्तक पर निर्धारित, तो गलत हो जाएगा, मतलब वो मुख्यतः नहीं होगा। सहपाठियों द्वारा जो दूसरा बताएगा वैसा हम करेंगे पूरा, ये सार्थक भी नहीं होगा। शिक्षक निर्देशित, ये भी प्रभावशाली नहीं होगा। तो कौन सा होगा? स्वनिर्देशित। जब से आप पहले अपने आप के द्वारा जब उसे कोई नियम या कुछ बनाएंगे तो वह बहुत सार्थक और प्रभावशाली होता है, ठीक है। ये था 30 क्वेश्चन सीटीपी का। अब इसके बाद आता है मैथ करेंगे, ठीक है, कुछ समय बाद। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को नहीं पसंद आया होगा, और दूसरों को मौका देने के लिए, मतलब डिसलाइक करने के लिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक मत कीजिए, डिसलाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों को भी मौका दीजिए डिसलाइक और सब्सक्राइब करने का, ठीक है। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।